नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी की हुंकार, जाति पर प्रहार। मध्य प्रदेश आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जोरदार जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि कुछ लोग अभी भी जाति के नाम पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि बीजेपी विकास की राजनीति करने में विश्वास रखती है। जाहिर है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी एमपी आए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि जातीय जनगणना के नाम पर बीजेपी के लोग कांपने लगते हैं। अब मोदी का जाति को लेकर दिया बयान राहुल के आरोपों पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। वहीं कमलनाथ भी जातीय जनगणना को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। ऐसे में अब इस मुद्दा एमपी के चुनाव में भी गूंजने लगा है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या एमपी चुनाव में भी जाति की राजनीति का कोई असर पड़ेगा? जाति को लेकर शुरू हुई बयानबाजी कहां तक जाएगी? क्या एमपी का चुनाव जाति बनाम विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर आए प्रधानमंत्री मोदी की हैं। ग्वालियर में उन्होंने हुंकार भरी और निशाने पर कांग्रेस रही, लेकिन 8 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश आना कई मायनों में अहम है, या यूं कहे बार बार देश के दिल से मोदी जो संदेश देना चाहते हैं अब वो दूर तलक जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की चुनावी रेस में मोदी ही फेस है, और यही वजह है कि पीएम लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। इस दौरान मोदी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चूक रहे। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ग्वालियर में 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी। चुनावी माहौल में और गांधी जयंती पर मोदी का एमपी आना अब कांग्रेस को खटक रहा है, क्योंकि मोदी के दौरे से मध्य प्रदेश में एक माहौल बन रहा है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो मोदी की इस हवा को रोक सके या उन्हें टक्कर भी दे सके। लेकिन कांग्रेस मोदी के बार बार एमपी आने को बीजेपी सरकार की नाकामियों से जोड़ रही है, यानी मोदी के बहाने कांग्रेस को भी मौका मिल गया है कि वो बीजेपी की घेराबंदी कर सके। देखिए, मध्य प्रदेश में बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी का आना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी पिछले 9 साल में सिर्फ उन्हीं राज्यों में जाते हैं और बार बार जाते हैं जहां चुनाव होने वाला होता है। प्राथमिकता जब चुनाव हो जाए तो फिर क्या अपेक्षा करें प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से? ये साफ दिखता है। मोदी जी बार बार आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मध्य प्रदेश में उसके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, ऐसे में बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर हैं, जिसका फायदा निश्चित रूप से पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और यही वजह है कि मोदी बैक टू बैक एमपी आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, ब्रज गोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। राहुल गांधी आए थे, आपको पता है, जातीय जनगणना पर बीजेपी पर हमला बोला था। आज उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि बांटने की राजनीति करती है कांग्रेस। क्या राजनीतिक दल सत्ता के लिए बांटने की राजनीति करते हैं? विकास पर कम देश में चुनाव लड़े जाएंगे, प्रदेशों में चुनाव लड़े जाएंगे, और क्या करना चाहिए इसके लिए लोगों को? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, राजनीति लोग जो भी सत्तारूढ़ दल के नेता होते वो चाहते हैं कि चाहे जातिगत हो, चाहे क्षेत्रीय हो या अन्य कोई मुद्दे हो, इन मामलों को ऐसा उठाते हैं और किस तरह से जनता को अपने पक्ष में किया जा सके और किन मुद्दों को उठाया जाए, इन सारी चीजों को लेकर जो राजनीति चलती है, उसकी जगह मुझे लगता है कि आपकी इस बात से सहमत हूं कि विकास के मामले को लेकर सारे राजनीतिक दलों को खड़े होना चाहिए और उस पर बहस करनी चाहिए और उन मुद्दों को आगे रखना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या विकास करेंगे,
क्या क्या जनता के लिए काम करने वाले, हमारा एजेंडा क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इस पर फोकस होना चाहिए। जातिगत जनगणना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसको विपक्ष द्वारा इशू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो हर मंच से सिर्फ जातिगत जनगणना का मामला उठाते हैं। अरे उसकी जगह अन्य मामले उठाए जाना चाहिए, उससे बड़े बड़े मामले हैं जो जनता के लिए हित में है और जनता के बीच में ज्यादा प्रभावी होंगे। अगर आप महंगाई की बात उठाएंगे तो वो जनता ज्यादा आपसे कनेक्ट करेगी। आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना के आधार पर। जातिगत जनगणना के आधार पर अगर आप करते हैं तो फिर समाज और आगे जाकर बटेगा हिस्सों में। आप उनके लिए बराबर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, अगर आप इन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता ज्यादा आपसे कनेक्ट करेगी और जनता ज्यादा आपके साथ खड़ी होगी। जी। और यही पवन जी, अंतर है भारतीय जनता। सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो जनता में एक तरह से बंटवारा होगा, बांटने की राजनीति होगी और राजनीतिक दलों को विकास की बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। वो आए थे पिछले दिनों, राहुल गांधी आए थे, उसका जवाब दिया है जातीय जनगणना पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले भी गरीबी की भावनाओं को, गरीबों की भावनाओं के साथ खेलती थी और जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं उस पर उन्होंने कहा पहले भी बांटने का काम करती थी, आज भी बांटने का काम कर रही है और बीजेपी विकास पर भरोसा करती है। देखिए, मोदी जी का कुछ क्या कहना और भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना, इस मामले में तो पूरी दुनिया जानती है कि कितनी बतौलेबाज पार्टी है और कितना झूठ और फरेब का कारण से अपनी सत्ता हासिल की है, हर दुनिया जानती है। अब रही बात जो हम जातिगत जनगणना की बात क्यों न करें, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी जातिगत जनगणना के विरोध में है, ओबीसी के विरोध में। ये तो क्लियर है, हमेशा संघ के लोगों ने बोला कि आरक्षण खत्म करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति को साथ में लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति, हर समाज, किसी भी प्राणी, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके हित के लिए काम करती है। अभी तक का जो कांग्रेस का इतिहास दिखा है। और रही जो सूर्यकांत जी बोल रहे हैं, हम हमेशा हमारा जन आक्रोश यात्रा जो है उसमें सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं, हम हमेशा मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के हित के मुद्दे उठा रहे हैं। जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो ये बड़ा इंटरनेशनली नारा दिया था, जो अवार्डेड था, मुझे लगता था कई देशों में अवार्ड मिला कि कितना। पवन जी, महंगाई खत्म हुई नहीं, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। हेलो, आ रही आवाज? जी, बीच में अटक गई थी, अब आने लगी, बोलिए। जब लेकिन महंगाई हो सकता है महंगाई के और अन्य मुद्दों पर आपका मकसद नहीं सधरा हो, इसलिए आप जातीय जनगणना की बात छेड़ने लगे हो ताकि आप सत्ता में आ सको। नहीं, सत्ता में तो हम आ ही रहे हैं। ये तो हैंस प्रूव हो गया है कि मोदी जी को क्यों आना पड़ रहा है बार बार मध्य प्रदेश। इनके जो कार्यकर्ता थे, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनका टिकट काट के केंद्रीय मंत्री जी को क्यों दे दिया टिकट? इनमें दम था। तो जब सर्वे हुआ, इनके आकलन जो झूठ बोले कि भैया कितना झूठ तो बोल लिया हमने, जनता को बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि 100 दिन में काला धन लाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, फलाना ढिकाना करके। अब बोलेंगे किस मुंह से जाएगा? इसलिए इन्होंने प्रवासियों को ले आया कि अब भैया तुम जाओ, क्योंकि ये तो पिछली बार झूठ बोल आया है, अब तुम जाओ, इस बार सामना करो। ये क्या मुंह से जाएगा? जैसे जाएगा वैसे ही जनता, जैसे इनके जन आशीर्वाद यात्रा को भगाया वैसे उसको भगा देंगे कि कल अभी आया था तुम, फिर से अब आया, फिर नए नए झूठ। तो इसलिए इन्होंने किया, केंद्रीय मंत्रियों को क्यों टिकट दे दिया? इनमें दम था। अगर इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे काम किया, इतने जनहित ऐसी काम किया है, उसमें क्या दिक्कत है? केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया करना चाहिए इनको। तो कांग्रेस भी देती रही है सांसदों को, विधायकों को, सांसदों को, बड़े नेताओं को लड़ाती रही है इस चुनाव से उस चुनाव नहीं में। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस की बात करने के लिए जनता ने सत्ता में लाया है कि जनता की बात करेगी? हम वही बोल रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी की बात करें। ये दम भरते हैं कि हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है, कुछ पूछने को नहीं, उस कार्यकर्ता को आपने टिकट क्यों नहीं दी? ये मैं बोल रहा हूं। आप केंद्रीय मंत्री को दे दीजिए, आप मोदी जी को दे दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये बोल रहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा। अरे भैया, जब वो जीतने वाला था तो आपको केंद्रीय मंत्री को क्यों देना पड़ा? मैं ये सिंपल सी बात है, जो आम आदमी की सोच होती है। आप तो इस पे आइए ना। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि आप बांटने की बात कर रहे हैं, बांटकर सत्ता में आना चाहते हैं। अरे ये सत्ता में आना, मोदी जी यहाँ क्यों आ रहे? सत्ता में नहीं आना चाहते। हम जातिगत जनगणना न करें, जातिगत जनगणना क्योंकि इनको मिर्ची लग रही है। भाई, जिसको पता पड़ना चाहिए कि किसको उसका हक अधिकार देंगे, जब उसकी संख्या पता होगी तब तो आप करोगे कि हवा में करते जाओगे आप। ठीक है, किसी भी हवा में किसका भला करेंगे ब्रजगोपाल जी? ठीक है, जवाब ले लेता हूं, फिर लौट रहा हूं आपके पास। वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना की बात होती है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? किस बात का डर है? क्यों कांपने लगते हैं आप लोग?
ब्रजेश जी, हमें तो जब भी बांटने की बात होती है डर लगने लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने 4 पीढ़ियों से देश को बांटने का काम किया है वो आज भी उसी काम में लगे हैं। एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारे शायद कांग्रेस के साथियों को इसकी जानकारी नहीं कि देश में एक बार को छोड़कर कभी भी जनगणना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नहीं हुई। यदि जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो पहले तो कांग्रेस इस बात के लिए माफी मांगे कि हमने 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में और 1991 में और 2011 में ये क्यों नहीं करवाई। पहले तो इसका जवाब तो दो प्रभु। अरे आवाज चली गई लोया साहब की, मुझे आवाज नहीं आ रही है। भाई देखिए लोया साहब की आवाज नहीं जा रही है पवन जी के पास। ठीक है, हाँ, बोलिए लोया जी। पहले सुन ली कि आपने इतने वर्षों में 60 वर्ष इस देश पर शासन किया, आपने इसकी आवश्यकता क्यों महसूस नहीं करी? क्यों जवाहरलाल नेहरू को नहीं लगा? क्यों इंदिरा गांधी को नहीं लगा? क्यों राजीव गांधी को नहीं लगा? क्यों पीवी नरसिम्हा राव को नहीं लगा? और क्यों मनमोहन सिंह को नहीं लगा कि जनगणना जातिगत होना चाहिए? यदि होना थी तो पहले तो माफी मांगो देश से कि हमने ये काम नहीं किया जो हम दूसरों से चाहते। दूसरी बात, एक माफी मांगोगे, हम ही माफी मांगेंगे। आपके बीच में नहीं बोला था पवन, आ जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ पवन जी, बात आ जाने दीजिए। आप में क्षमता होगी तो याद रखकर जवाब दीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप नहीं है लोया साहब, आपसे कम क्षमता। जी ब्रजेश जी, अभी इसी वर्ष कर्नाटक में चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो जातिगत जनगणना के सर्वे जो कर्नाटक की सरकार ने कराए थे उनको सिद्धारमैया की सरकार जारी करेगी। परंतु जानकारी के लिए बता दूं, 5 बार वो उस फाइल को लौटा चुके हैं कि जातिगत सर्वे के हम आंकड़े जारी नहीं करेंगे। एक जातिगत सर्वे कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कराया था, मनमोहन सिंह की रिमोट वाली सरकार ने, उसने भी 2014 तक सरकार में रहे मगर उन्हें जारी नहीं किया। प्रश्न इस बात का है कि सत्ता में रहते कर्म अलग और विपक्ष में रहते मांग अलग, ये कब तक चलेगा? दूसरा, आपका ये पवन जी ने अभी एक प्रश्न उठाया था, उसको भी मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों आ रहे हैं। आप ये भी कह रहे थे कि सांसदों को क्यों टिकट दिया। आप भूल जाते हैं कि कमलनाथ जी सांसद होते हुए विधायक बने। आप ये भूल जाते हैं कि दिग्विजय सिंह विधायक सांसद के बाद विधानसभा लड़े। आपकी स्मृतियां बहुत कमजोर हैं, आपकी स्मृतियां बहुत कमजोर हैं, तो उनको भी याद दिलाना पड़ता है। एक बात मैं और बताऊं, आपको इन नेताओं से भय है, ये तो स्वाभाविक समझ में आता है, परंतु डर के मारे आप अपनी सूची जारी नहीं कर पाएंगे, ये समझ नहीं आता है। किसी को तो लड़ाना ही पड़ेगा ना। आप इतना डरे मत कि वहां उम्मीदवार ही नहीं उतार पा रहे आपको। ठीक है लोया जी, अब जवाब ले लेते हैं। पवन जी वो कह रहे हैं 60 साल में आपने क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराई? अब तक तो बीजेपी शासन में कभी जनगणना हुई नहीं। एक बार आपने 2011 में कराई, उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक में आपने वादा किया लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए, और उनके मंत्री सांसदों के उतरने से क्या आपको डर लग रहा है जो सूची जारी नहीं करें? दीजिए दोनों सवालों का जवाब। ये देखिए लोया साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि ए पूछे तो तुम बी की बात करना, ये मध्य प्रदेश की बात करे तो तुम कर्नाटक में चले जाना है। अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं उसकी हकीकत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मेरे पूछने के पीछे रीजन क्या था कि आपके जो कार्यकर्ता थे अभी क्यों बोल रहे थे जो करें इनको, जहाँ चुनाव हो चुका वहाँ नहीं, नहीं पहले इस बात का जवाब दो। और यदि कांग्रेस के प्रवक्ता हो तो पूरे देश की चर्चा होगी, और यदि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हो तो पूरे देश की चर्चा होगी। आप मुझसे करिए ना राजस्थान की, आप मुझसे करिए ना छत्तीसगढ़ की। और एक बात और बताऊं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जरा आंकड़े तो देखिए एक बार पवन जी, आत्मा हिल जाएगी। ठीक है, जवाब लाठी डंडे खा रहे हैं मांग करने वाले लोग, वहाँ क्या हालात है जरा समझ कर देखिए। तो कांग्रेस जवाब आ जाने दीजिए। पवन जी बोलिए, वो कह रहे हैं पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं बोला कि कभी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सांसद विधायकों को टिकट नहीं दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आज तक के इतिहास में 28-27 लोगों को खरीद करके मंत्री बना दो फिर उनको चुनाव लड़ाओ। मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूं कि जो आपने बतौलेबाजी करके हमारे देश का डायनामिक प्रधानमंत्री, हमारे देश के इंटरनेशनल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डीजे यहाँ की थी, उन डीगों की बात कर रहा हूं मैं।
कि जो आपने बोला था कि हमारा कार्यकर्ता कोई भी खड़ा, अरे मोदी जी के मोदी जी के सवाल नाम का पे जवाब तो दे भाजपा दीजिए का जो कोई उठाए भी उन्होंने। कार्यकर्ता खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं वो बस बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपके पुराने कैंडिडेट जीतने वाले होते तो आपको विधायकों, आपको दूसरे सांसदों को टिकट नहीं देना पड़ता। यहाँ बोलने के पीछे रीजन क्या था? लेकिन वो तो कहते हैं कि आप महाराज बनाते हो, उनके तो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात सुनिए, जो आप बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे उसी दिन जनगणना करवा लाते। जब भाजपा सरकार को छोड़ती है 2011 में छोड़ के गए थे क्या अंग्रेज? है, और जब अंग्रेजों ने छोड़ा होगा, इस देश की क्या हालत रही होगी। किस तरह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश का निर्माण किया, अनेकों संस्थाओं का मतलब क्या निर्माण है, किया। 2014 से हालत ठीक हो गई ये सब करने के लिए। कांग्रेस ने 2011 में जनगणना किया, 2014 में इसके बाद हमारी सरकार आती तो हम उसको पब्लिश करते। आपने जब जनगणना हुई थी उसको 2014 में पब्लिश क्यों नहीं किया आपने? ये तो कथनी और करने के अंतर। आप 2014-2008 की बात कर लीजिए। ये माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने से काम को रोने लगेंगे और 2014-2008 की बतौलेबाजी नहीं करेंगे। 100 रुपए 100 दिन में काला धन आया। अरे कर्नाटक जवाब ले लीजिए। पवन जी, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करें और जितना हमारा सामर्थ्य है उतना ही बोले। मैं आपसे बड़ा विनम्रता से कहता हूँ, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, इससे बहुत गंदे। और मैं आपको बताऊं, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो भाषा है वही इनके राष्ट्रीय नेताओं की बेइज्जती कराती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बताइए ना, ये केवल अपने, अरे क्या बोले, आपके पास शब्द नहीं है। कहीं अच्छी जगह पढ़ लेते, वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर तो अच्छे शब्दों में बोल पाते। एक बात और आपसे कही कि 2011 में 2014 में आपकी सरकार चली गई, 2014 में आपकी सरकार चली गई। आप ये कहना चाहते हैं कि मनमोहन की सरकार निकम्मी सरकार भी थी कि 2011 में जिस कारण से सरकार 2014 इतने निकम्मे लोगों के पास बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है कि 60 साल इतने निकम्मे लोग सरकार में रहे कि 11 के आंकड़ों को गजब के लोग थे साहब, न सड़क, न बिजली, न पानी। लौट रहा हूं मैं आप दोनों को चाहिए क्या? इनको चाहिए विपक्ष में रहते समय हसीन सपने दिखाना, हसीन सपने देखना। और एक बात और, तो आपने दिखाया भाई। लौट रहा हूं मैं दोनों के पास, लौट रहा हूं। पवन जी लौट रहा हूं, दूसरे दौर में लौट रहा हूं। क्या हुआ लोया जी, अरे पवन जी, हमने जिस भारत का सपना दिखाया था, ठीक है, लौट रहा हूं। फुरकान जी सीधे संवाद मत कीजिए प्लीज, मैं लौट रहा हूं दूसरे दौर में आपके पास। सुरकांत जी, क्या इस बार चुनाव जाति बनाम विकास पर होगा और इस जातिगत जनगणना का मध्य प्रदेश में कुछ असर देख रहे हैं आप, जहां पे जातीय राजनीति नहीं होती है, दो धरी व्यवस्था है, दो दलों में बंटवारा होता है वोटर का? अरे पटेल जी बोल रहे तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपने क्या पूछा? क्या जाति बनाम विकास पर मुद्दे पर चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, जहां दो दलीय व्यवस्था है, जाति के आधार पर वोटर नहीं जाता है किसी एक पाले में, वहां पे क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा कुछ असर डालेगा चुनाव पर? देखिए, मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है और मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर जाति आधार पर आज तक ना तो मतदाता ने मतदान किया है, ना जाति व्यवस्था प्रभावी रही है। अगर आप देख लें, उत्तर प्रदेश से तुलना कर लें, उत्तर प्रदेश में अगर पिछला चुनाव छोड़ दें विधानसभा का और लोकसभा का, तो उसके पहले तक जाति व्यवस्था रही और जाति के आधार पर ही मत पड़ते रहे। वो जाति के आधार पर वहाँ तमाम राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, आप बसपा देख लें, सपा देख लें, तमाम राजनीतिक दल देख लें। लेकिन मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश में भी इस बार देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस समय जातीय जनगणना पर अपना पूरा फोकस किए हुए है। मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना हो या ना हो, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा सबके पास होता है। उस आंकड़े के हिसाब से अगर आप उनका विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए योजना पहले भी बनाई जा सकती है बगैर जातीय जनगणना के आधार पर, और उन्हें वो सुविधाएं दी जा सकती हैं कि उन्हें आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। आप उन्हें बेहतर शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएं, बेहतर किताबें दें, बेहतर सारी चीजें दें, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ना आपको जातीय जनगणना की जरूरत पड़ेगी, ना आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जो परिवार आरक्षण का लाभ लेता है उसकी कई पीढ़ियां लेती जाती हैं। ठीक है सुरकांत जी, समय कम है, लोया जी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं पवन जी के पास जाऊंगा। लोया जी, बड़ी छोटी सी बात बोलता हूं, अगर आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में, क्या मुख्यमंत्री पद पर उस तरह की आप व्यवस्था लागू करेंगे कि मंत्रिमंडल में अगर जवाब ले लेता हूं मैं दोनों से, मंत्री बनते हैं तो 50% सब उस पर के होंगे। ठीक है सुरकांत जी, प्लीज, समय नहीं है जी। लोया जी,
छोटा सा जी, कमेंट। देखिए बड़ी छोटी सी बात बताता हूं। जो लोग आज ओबीसी की चिंता कर रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण का लाभ 1989 में मिला, जबकि रिपोर्ट 70 के दशक में आई थी मंडल कमीशन की। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी इस मुद्दे के साथ सरकार में आए थे और इसके बाद कागज की एक पर्ची पर उसे जारी करके चले गए और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। इसके बाद हमने उसके पक्ष में काम किया और मध्य प्रदेश के ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया और उस आधार पर मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें इस आरक्षण पर स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव हुए। और आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं वो कांग्रेस के इस चेहरे को जरूर पहचाने कि किस तरह जातियों में बांटकर ये केवल वोट लेना चाहते हैं। ठीक है पवन जी, जो सूर्यकांत जी ने भी सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना के आंकड़े तो आपके पास भी होंगे क्योंकि आपने कराया था आपकी सरकार ने, उस हिसाब से आप विकास की योजना बना सकते हैं, लेकिन राजनीति क्यों कर रहे हैं आंकड़ों पर? अरे आंकड़ों पर राजनीति करना तो भाजपा का काम है। हम जिसको दबा कुचला शोषित पीड़ित है उसको कहाँ का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी लोया साहब ने बोला कि ओबीसी के बड़े जवाब दे रहे जब 15 साल घोषणा कर दो दिया, माननीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, ग्राम पंचायत में दिग्विजय ने दिया, कमलनाथ के 27% आरक्षण दिया, आपने क्यों दिया? आपकी बात सुनने आप अगर इतने बड़े एक्टिव थे तो आप ओबीसी को क्यों दिया? सिंह जी के सामने आरक्षण क्यों नहीं दिया? ओबीसी आरक्षण रहेगा इसमें, कितना एससी और एसटी को बचेगा और सामान्य वर्ग क्यों नहीं बचेगा या नहीं बचेगा? पहले इस बात इसका जवाब दो कि आप जातिगत जनगणना के बाद प्रणाली के लिए विवेचन गए तो आपने आरक्षण खत्म करने के लिए गए। आप जैसे झूठे लोगों की पार्टी को इस बार प्लीज चलिए, माफी चाहता हूं, मैं चर्चा को यहीं विराम देना हुआ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कबीरदास ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। शायद नेताओं को भी जाति पर बात नहीं करना चाहिए, विकास पर और मुद्दे पर बात करना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि वो जाति के आधार पर वोट देगी या विकास के मुद्दे पर वोट देगी, क्योंकि साधु से ज्ञान लेना चाहिए, ना कि उसकी जाति पर विवाद करना चाहिए, उसकी जाति पूछना चाहिए। लेकिन मौजूदा सियासत में तो साधु की जातियों पर भी विवाद छिड़ रहा है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो फिर सत्ता के लिए जाति की राजनीति क्यों ना की जाए? लेकिन अब जनता समझदार है और निश्चित तौर पर जो कबीरदास ने कहा है उस पर यदि जनता ने यकीन किया और भरोसा किया और उस पर अमल किया तो जाति पर नहीं विकास पर वोट डलेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।